नमस्कार दोस्तों, अपना राजनीतिक करियर एक बार फिर से चमकाने के लिए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है और खासतौर पे एक दस्तावेज लीक करवा दिया है। केपी शर्मा ओली के अनुसार भारत नेपाल पे अटैक करने वाला था, नेपाल पे हमला करने वाला था, भारत नेपाल को धमकी दिया था और उसी के अनुसार केपी शर्मा ओली ने भारत से पंगा लिया और नेपाल ने भारत को आंख दिखाया। नेपाल ने काला पानी का जो भी मुद्दा है वो उठाया, नया नक्शा जारी किया, यहाँ तक बोल दिया कि राम का जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली यहाँ तक बोल दिया था कि चाइनीज वायरस नहीं, ये कोरोना इंडियन वायरस है। दोस्तों तरह तरह की बातें कहा था और बड़ी बात तो यह है अब की बार जो किया है ना, ये दस्तावेज लीक करके दोस्तों पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरे दुनिया में एक नया राजनीतिक करियर शुरू करने का एक प्रयास किया है। दोस्तों केपी शर्मा ओली साफ तौर पे अपने देशवासियों को एक संदेश दिया है कि देखो भाई, हमें लाओ, हम ही है जो कुछ कर सकते हैं, हम ही है जो बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि नेपाल में आज जो सरकार है देवुआ, कांग्रेस पार्टी भारत का बात मानता है, भारत का एजेंट है, देवुआ को हटाओ। दोस्तों इस तरह की बातें केपी शर्मा ओली कई बार बोल चुका है और इशारों में एक बार फिर से राजनीति करने की कोशिश किया है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। सरकार वो जो दस्तावेज लिख हुआ है उस दस्तावेज में क्या कहा गया है जो इतना भयानक है। और दोस्तों अब की बार भारत का क्या करेगा, हम लोग को कुछ करना ही होगा क्योंकि ये केपी शर्मा ओली चीन के दबाव में आके चीन से दोस्तों हाथ मिला के भारत को बदनाम करने का पूरा काम किया है। जितना हो सके वो तमाम हथकंडे अपनाया है, लेकिन अब की बार तो भारत का जो बेटी रोटी का संबंध है वो तोड़ने पे आ गया, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखिए। दोस्तों आप लोग को बता दूं, देखिए दुनिया में दो प्रकार का नेता होता है, एक होता है अपने कर्म के लिए जाना जाता है और दूसरा होता है अपने कुकर्म के लिए जाना जाता है, ठीक है। और वो हर जगह होता है, चाहे भारत में देख लीजिए या फिर पाकिस्तान देख लीजिए या फिर कहीं और देख लीजिए, लेकिन दुनिया उसी को मान सम्मान देता है जो अच्छा कर्म करता है, कुछ इतिहास लिखता है, ठीक है। अक्सर आप देखेंगे एक अच्छे नेता अपने पड़ोसी से संबंध सुधारता है, संबंध गहरा करता है, ताकि जब तक पड़ोसी और पड़ोसी भाई भाई नहीं होगा तब तक शांति आना मुश्किल नहीं। क्योंकि आपने सुना होगा, आप अपने दोस्त को बदल सकते हैं, मित्र को बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी को अभी भी बदल नहीं सकते हैं। और इसीलिए भारत ने हमेशा नेपाल को अपने पड़ोसियों की लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। दोस्तों भारत का पड़ोसी बहुत सारा है, श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, लेकिन भारत ने नेपाल को सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद नंबर 2 पे भारत ने भूटान को रखा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, उसी नेपाल ने, खासतौर पे नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत नेपाल का रिश्ता पूरी तरह से दोस्तों कह सकते हैं कि खत्म करने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है। अब हम जानते हैं आखिरकार इस दस्तावेज में क्या लिखा है जो इतना हड़कंप मचा हुआ है, क्यों हम लोग को अब सोचना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं 20 सितंबर 2015 को नेपाल में एक नया संविधान लागू हुआ था। आप जानते दोस्तों 2008 से पहले नेपाल दोस्तों राजशाही के अनुसार चल रहा था, यानी कि वहाँ पर राजा था और दोस्तों वहाँ पे खासतौर पे प्रधानमंत्री भी था, वहाँ पे चुनाव भी होता था, लेकिन सब कुछ राजा के अंडर था, ठीक है। लेकिन 2008 में वहाँ से राजशाही खत्म हो गया। दूसरी बात तो यह है, नेपाल में हिंदू धर्म दोस्तों आप जानते हैं नेपाल में कितना है, कम से कम 80 से 85% जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो हिंदू है। और नेपाल हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है, चाहे मुगल आया, अंग्रेज आया, सबने भारत को धर्मनिरपेक्ष किया, कुछ भी कर दिया, लेकिन नेपाल कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हुआ। अपने दम पे, अपने बाहुबल पे हिंदू राष्ट्र बना रहा, उसे कोई छेड़ने का किसी में हिम्मत नहीं था। दोस्तों नेपाल के पूर्व राजा पृथ्वी नारायण शाह दोस्तों एकमात्र हिंदू राजा था जो पूरे नेपाल में अपना वर्चस्व नहीं, पूरे भारत दोस्तों पूरे साउथ एशिया में अपना वर्चस्व रखता था। चाहे तिब्बत हो, दोस्तों नेपाल ने तिब्बत को भी कई बार हराया है, 2-3 बार तिब्बत को हराया है। नेपाल एक समय में दोस्तों हिंदुत्व का झंडा लेके पूरी दुनिया की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों उसी नेपाल में क्या हुआ है, 2008 के बाद दोस्तों वहाँ पे एक नया संविधान लाया गया जिसमें एक कहा गया कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आज से घोषित हो गया। अब दोस्तों केपी शर्मा ओली का जो दस्तावेज लीक हुआ है, उनका कहना है कि भारत सरकार हम पे दबाव बना रहा था कि इस संविधान को बदलो, इसमें जो धर्मनिरपेक्ष का जो भी शब्द है उसे हटा दो, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि केपी ओली बोल रहा है कि भारत हमको बोल रहा था कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्योंकि अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो तुम पे हम दबाव देंगे, तुम पे अटैक करेंगे। दोस्तों ऐसा केपी ओली मानता है, ठीक है, ऐसा वो अपने दस्तावेज में दिया है। आप बोलेंगे वो कहाँ पे दिया। दोस्तों आप जानते हैं आज से 2 दिन पहले
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का मीटिंग हुआ, जिसमें तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े लीडर था और केपी ओली को भी न्योता दिया गया ताकि वो आए और अपना जो भी पुराना दस्तावेज है उसे सौंपे। दोस्तों, केपी ओली ने कहा कि हम तो प्रधानमंत्री पद से अब खासतौर पे जा चुके हैं, तो हमारे पास जो भी जानकारियाँ है 2015 से लेकर अब तक, वो दस्तावेज जो राजनीतिक दस्तावेज है वो रख लीजिए। और इसीलिए दोस्तों उसी दस्तावेज में एक शब्द था, भारत और मोदी और एस जयशंकर ने नेपाल पे बहुत बड़ा दबाव बनाया था, अटैक करने का कोशिश किया था। आप बोले आखिरकार केपी शर्मा ओली ऐसा क्यों कह रहा है और इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगाया? दोस्तों, ओली के अनुसार 2015 में भारत के जो वर्तमान का विदेश मंत्री एस जयशंकर जी है, उस समय वो सचिव हुआ करता था, ठीक है। तो विदेश मंत्री दोस्तों एस जयशंकर जी उस समय नेपाल के दौरे किए हुए थे, ठीक है। और नेपाल के दौरे के अनुसार तमाम पार्टियां से मिला था और ओपनली एस जयशंकर जी ने ओली को भी धमकी दिया था, सबको धमकी दिया था कि चाहे तुम्हें जो करना है करो, लेकिन नेपाल को हिंदू राष्ट्र ही रखो। अगर ये हिंदू राष्ट्र बदलेगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे हम मान्यता नहीं देंगे और हमें बहुत दुख होगा। दोस्तों, ऐसा एस जयशंकर जी ने कहा था। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात ओली का दस्तावेज बोल रहा है। देखिए दोस्तों, आप लोग एक बात कान खोल सुन लीजिए, नेपाल में जो कम्युनिस्ट क्रांति हुआ है, उन तमाम कम्युनिस्ट क्रांति में भारत का अहम योगदान रहा है। भारत में दोस्तों दो पार्टियां खासतौर पे मौजूद रहा है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। कांग्रेस का हमेशा से माना था कि नेपाल में राजशाही खत्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं एक बार राजीव गांधी जी खासतौर पर नेपाल का दौरा किया था, उस समय दोस्तों सोनिया गांधी को भी ले गया था। जिस समय सोनिया गांधी जी पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करने गया, उस समय वहाँ के जो पुजारी है उसे मना कर दिया, बोल दिया कि ये तो एक ईसाई है और पशुपतिनाथ मंदिर में केवल वही जा सकता है जो हिंदू हो। और दोस्तों उस समय हिंदू को ही जाना अलाउ था, इसीलिए राजीव गांधी दोस्तों प्रधानमंत्री होते हुए भी वहाँ से गुस्सा में भाग गया था, बिना खाना पिए खाए, यानी कि नेपाल के राजा उसके लिए इंतजाम किया था, वो तमाम खाना पीना छोड़ के भाग गया था। और उस समय राजीव गांधी जी ने और सोनिया गांधी ने कसम खाया था कि नेपाल में लोकतंत्र लाना है। इसलिए दोस्तों 2004 में जब वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी हार गया भारत में, जानते हैं 2004 में भाजपा सरकार खत्म हो गया। अब जानते हैं 2004 से लेके 2008 के दोस्तों नेपाल में भयंकर खासतौर पे माओवादियों ने तांडव मचाया। और बड़ी बात तो यह है, और इन तमाम माओवादियों को 2004 के बाद भारतीय कांग्रेस ने समर्थन दिया, जिस कारण से नेपाल में लोकतंत्र आया और दोस्तों वहाँ राजशाही खत्म हुआ। ये आप लोग मान लीजिए, क्योंकि अगर अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार आता 2004 के बाद तो 100% तय था नेपाल न तो लोकतंत्र बनता, क्योंकि भारत सरकार चाहता था कि नेपाल राजशाही रहे, नेपाल हिंदू धर्म का एक देश रहे। दोस्तों उस समय वाजपेयी सरकार चाहता था कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि दोस्तों जानते हैं नेपाली नरेश को पूरे हिंदू चाहे जहाँ भी हो, चाहे मॉरिशस में हो या भारत में हो या बांग्लादेश में, दोस्तों दुनिया के 100 करोड़ हिंदू नेपाली नरेश को अपना भगवान मानता था। सिंपल सी बात करें तो नेपाल का जो राजा है ना, वो सबके लिए नरेश था, ठीक है। आज भी हम लोग पूर्व राजा को नरेश अपना मानते हैं, लेकिन बड़ी बात तो यह है कांग्रेस ने सब कुछ खत्म कर दिया। और दोस्तों इसीलिए खासतौर पे केपी ओली का कहना था कि भारत ने हमें सहयोग दिया था 2015 से पहले, उसी का मुआवजा मांग रहा है और बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्योंकि भारत में अब बीजेपी आ चुका है। जिस समय यहाँ पे क्रांति हुआ उस समय कांग्रेस था, लेकिन अब क्या है, अब बीजेपी आ गया है और हम बीजेपी का बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि 2014 से पहले तो कांग्रेस ही था ना, मैं कांग्रेस का बात मान सकता हूँ, बीजेपी का नहीं। दोस्तों इसीलिए केपी ओली ने भारत का एक भी बात नहीं माना और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, नेपाल को धर्मनिरपेक्ष बना ही दिया, साथ में एक उलझन लगा दिया ताकि नेपाली लोग एक हो जाए और ओली का समर्थन कर दे। दोस्तों आप जानते हैं केपी ओली जब कानून ला रहा था, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों ने फंड किया था, केपी ओली उसके अनुसार चले। खासतौर पे ईसाई कंट्री ने खूब पैसा दिया। दोस्तों आप जानते हैं ईसाई आज दुनिया के कोने कोने में लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, सब चाह रहा था कि नेपाल में ईसाई का मात्रा बढ़े और वो तभी होगा जब धर्म निरपेक्ष देश बनेगा। और दोस्तों इसीलिए खूब पैसा मिला था ताकि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री बना रहे। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जब नेपाल सरकार ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया और बदले में भारत पे इल्ज़ाम डाल दिया कि देखो भाई भारत तो मधेसी को समर्थन करता है, भारत तो मधेश के लिए लड़ता है, भारत सरकार नेपाल को दो हिस्सा करना चाहता है। दोस्तों इस तरह के बड़े बड़े इल्ज़ाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने 2015 में भारत पे लगा दिया। खासतौर पे जब नेपाल के जो मधेसी लोग हैं वो अपने मांग को खासतौर पे मांग रहा था, जगह जगह हंगामा कर रहा था। अब यहाँ पे
कम्युनिस्ट पार्टी को पता था कि अगर हम बोलें कि हमने अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया है तो इसलिए हंगामा हो रहा है, भारत हमें सहयोग नहीं दे रहा है। दोस्तों इन बातों को हटा दिया, बोल दिया कि भारत हमसे नाराज़ है क्योंकि हमने मधेसी का बात नहीं माना, भारत तो हमें अपना मानता ही नहीं। दोस्तों इस तरह की बातें करके भारत और नेपाल के रिश्ता में जहर घोल दिया।